नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीति मुक्त कवि हैं, यानी कि जो भी रीति मुक्त कवि हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है, यानी कि उनका क्या परिचय है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहने का आधार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है और स्वर्ण युग कहने का आधार क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले बताना है कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है और स्वर्ण युग कहने का आधार क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्वर्ण युग कहने के आधार को स्पष्ट करना है और सबसे पहले आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा इसी के अंदर कि स्वर्ण युग कहने का आधार स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग कहने का क्या आधार है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे स्टेप में स्वर्ण युग कहने का आधार स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समकालीन कविता की प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर समकालीन कविता की प्रवृत्तियां स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको गोरखनाथ की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है, यानी कि गोरखनाथ की रचनाओं का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु के बारे में गोरखनाथ के क्या विचार हैं। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुरु होता है, गुरु के बारे में गोरखनाथ के क्या विचार हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो गुरु है, गुरु के बारे में गोरखनाथ के क्या विचार हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरसागर किसकी रचना है। यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन में बताना है कि जो सूरसागर है, सूरसागर किसकी रचना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सूरसागर किसकी रचना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो कबीरदास हैं, कबीरदास की जो रचनाएं हैं, कबीरदास की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। यानी कि कबीरदास की पहली रचना के बारे में आपको बताना है कि कबीरदास की पहली रचना क्या है, यानी कि उनके रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी किस काल के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो बिहारी हैं, बिहारी किस काल के कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस सन में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुमित्रानंद पंत है, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस सन में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको सुमित्रानंद पंत के जन्म के बारे में आपको बताना है। दोस्तों ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि धूमिल जनवादी कवि है। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो धूमिल है, धूमिल जनवादी कवि है। यानी कि यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि जो धूमिल है, धूमिल जनवादी कवि है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा के जो काव्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य
साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित करना है। यानी कि जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में कौन सा स्थान है। यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो घनानंद है, यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको घनानंद के विरह वर्णन पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास की समाधि योजना की विशिष्टता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो केशव दास की समाधि योजना है, यहाँ पर दोस्तों आपको केशव दास की समाधि योजना की जो विशिष्टता है, केशव दास की समाधि योजना की विशिष्टता पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी की विरहानुभूति का वर्णन कीजिए। यानी कि जायसी की विरहानुभूति है, यहाँ पर दोस्तों आपको जायसी की विरहानुभूति का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसी है, तुलसी की जो काव्य कला है, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी की काव्य कला पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की जो भाषा है, अमीर खुसरो की भाषा पर क्या करना है, अति संक्षिप्त लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति के गीति काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो विद्यापति हैं, विद्यापति के जो गीति काव्य की विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर विद्यापति के गीति काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो प्रगतिवादी काव्य है, प्रगतिवादी काव्य की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताना है। दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य धारा में अज्ञेय जी का स्थान निर्धारित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय जी हैं, प्रयोगवादी काव्य धारा में अज्ञेय जी का स्थान कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर प्रयोगवादी काव्य धारा में अज्ञेय जी का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रानंद पंत के प्रकृति चित्र पर सुधार प्रकाश डालिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुमित्रानंद पंत हैं, सुमित्रानंद पंत के जो प्रकृति चित्रण है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर सुमित्रानंद पंत के प्रकृति चित्र पर सुधार प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला की कविताओं में व्याप्त आत्म संस्पर्श की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, निराला की जो कविताएं हैं, यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की कविताओं में व्याप्त आत्म संस्पर्श की विवेचना कीजिए। यानी कि जो निराला की कविता है, निराला की कविता में व्याप्त जो आत्म संस्पर्श है, यहाँ पर दोस्तों आपको आत्म संस्पर्श की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सतसया के दोहरे जीव नावक के तीर इस उक्ति के प्रकाश में बिहारी की काव्य प्रतिभा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सतसया के दोहरे जीव नावक के तीर जो उक्ति है, इस उक्ति में क्या करना है, बिहारी की जो काव्य प्रतिभा है, बिहारी की काव्य प्रतिभा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास का समग्र काव्य पुष्टि मार्ग के अनुसार विरचित है, इस कथन की सत्यता की परीक्षा कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास का समग्र काव्य पुष्टि मार्ग के अनुसार विरचित है, इस कथन की क्या करना है, इस कथन की आपको सत्यता की परीक्षा करना है। दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तर प्रश्न, लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।